जरा सोचिए कि कोई आपके घर को दो हिस्सों में बांट दे, बिना आपकी राय पूछे, बिना आपकी परमिशन लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप रेजिस्ट करेंगे, आप मना करेंगे। ऐसे ही इतिहास के अंदर कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि पूरी की पूरी कहानी को बदल के रख देते हैं, जैसे कि 1905 का बंगाल का विभाजन। इस एक फैसले ने हिंदुस्तान की सोई हुई जनता को जगा दिया और इसी फैसले ने जन्म दिया भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन को। हेलो गाइस, मेरा नाम है मानसी और मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हिस्ट्री मंच के ऊपर। आज इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से 1905 के बंगाल विभाजन ने भारत के अंदर सबसे पहले आंदोलन, जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन, को जन्म दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले हमें जानना होगा कि 1905 बंगाल का विभाजन किसकी सोची हुई साजिश थी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर करजन चाचा के बारे में। तो मिलिए आप करजन चाचा से। करजन जो है वो भारत के अंदर 1899 से लेके 1905 के अंदर वायसरॉय की तरह काम कर रहे थे। इसी के साथ हम देखेंगे बैठे बैठे इनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आइडिया ये होता है कि हमें जो है ना बंगाल का विभाजन करना है। अब बंगाल का विभाजन करना है तो कुछ ना कुछ तो रीजन देना पड़ेगा, और ये यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया रीजन देते हैं। वो रीजन होता है यहाँ पर कि हमें बंगाल का विभाजन इसलिए करना है क्योंकि बंगाल में जो है प्रशासन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इससे हम क्या समझेंगे? इनका कहना था कि जो बंगाल है ना वो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज भारत में सबसे बड़ा है, जिससे कि हम प्रशासन को चलाने में असक्षम है। और यहीं पे ये बात करते कि बंगाल को विभाजित करो। क्यों बंगाल उस टाइम पे सबसे बड़ा था? क्योंकि उस टाइम पे बंगाल के अंदर इंक्लूड होते थे एरियाज जो कि आज ओडिशा है, बिहार है, बांग्लादेश है, कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ के और असम। तो ये सारे स्टेट जो आज इंडिया के अंदर है, इनको मिला के उस टाइम पर बंगाल माना जाता था। अब उन्होंने तो ये कह दिया कि आप बंगाल को जो है प्रशासन के आधार पर जो है विभाजित कर दीजिए। पर क्या ये असली रीजन था? असली रीजन तो कुछ और था। उस रीजन के बारे में हम जानते हैं। इस मैप के अंदर अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा उस टाइम पे बंगाल है। अब ये जो बंगाल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ब्लू और लाइट ब्लू, ये उस टाइम पे जो है ईस्ट बंगाल है। और जो आप यहाँ पे पिंक कलर के अंदर देखेंगे ये है वेस्ट बंगाल, जो कि विभाजन के बाद ऐसा दिख रहा था। नेक्स्ट मैं आपसे कहूंगी कि अब उनका एक्चुअल में रीजन क्या था विभाजन करने का। तो कहा जाता है कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाना चाहते थे। इसका क्या मतलब है? पहले के बंगाल के अंदर जो लोग हैं, वहां पे जो हिंदू और मुसलमान हैं, वो यूनिटी के साथ रहते थे। उनके बीच में बहुत ही प्रेम था, वो बहुत अच्छे से बातें करते थे। यही चीज जो है ब्रिटिशर्स को बहुत जम नहीं रही थी। उनको लगा कि अगर इनके बीच में इतनी यूनिटी है तो कहीं ना कहीं इस यूनिटी की वजह से अगर वो ब्रिटिशर से किसी बात पर नाराज होते हैं तो यहाँ पे होगा क्या, 1857 जैसी क्रांति फिर से उभर सकती है। तो इसीलिए वो चाहते थे कि अगर हम बंगाल को विभाजित कर देंगे तो हम जो है बच सकते हैं किसी और नई क्रांति से। और यहीं पर ही वो हिंदू और मुसलमान को फिर से अलग करने का जो है यहाँ पे साजिश रचते हैं, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया यहाँ पे हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते थे। अब तो इससे विभाजन का क्या लेना देना? विभाजन का यहाँ पर लेना देना ये है कि पहले का जो बंगाल था, डिवाइड होने से पहले वहां पे जो ये ईस्ट बंगाल वाला एरिया आप देखेंगे, यहाँ पर जो जनता रहती थी, जो पॉपुलेशन थी, वो मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर थी। बट वहीं पर जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। अब इससे क्या होगा? अगर आप बांट देंगे इन दोनों को बीच में तो ये मुस्लिम इधर रह जाएंगे और जो हिंदू है वो इधर आ जाएंगे। अब बीच में तो एक रेखा खिंच गई, एक लाइन खिंच गई, एक दरार जो उन्हें लानी थी वो आ गई। तो यही उनका मोटिव था। बट इससे पहले जब यहाँ पे कोई भी विभाजन नहीं था तो ये सब जो है यहाँ पर मिलकर रहते थे। तो ये फर्क था यहाँ पर, जिसका फायदा जो है ब्रिटिशर्स ने उठाना चाहा कि इस तरीके से हम जो है बंगाल को बांट देंगे। अब एक बार हम बात कर लेते कि पहले विभाजन से पहले बंगाल कैसा दिखता था। तो चलिए आप मेरे साथ यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम बात करें अर्ली बंगाल की, जो अर्ली बंगाल है, यहाँ पे अगर आप मैप बना लें यहाँ पे, तो उसके अंदर कौन कौन से एरियाज आते थे हम पहले वो लिखेंगे।
तो अर्ली बंगाल के अंदर जो एरियाज आते थे, सबसे पहले तो खुद बंगाल हो गया, सबसे पहले खुद बंगाल आएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता था बिहार। जो आज का बिहार है वो पहले बंगाल का ही पार्ट होता था। नेक्स्ट इसके अंदर आता था असम, यानी कि जो आज का असम है वो पहले बंगाल का ही एक पार्ट था। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूंगी यहाँ पे पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, तो वो भी यहाँ आता था बंगाल के अंदर। नेक्स्ट मैं यहाँ बात करूंगी उड़ीसा की, तो जो उड़ीसा है वो भी पहले इसी के अंदर आता था। अब यहाँ पे लोग जो है आप देख सकते हैं कि सारे के सारे यहाँ पे 5 जो हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 स्टेट जो आज इंडिया के अंदर है ना, ये मिलाकर उस टाइम पर पूरा का पूरा बंगाल बनाता था। अब पार्टीशन जब हुआ तो कौन कौन से एरियाज कहाँ चले गए, तो आप ये देखिए यहाँ पे आप फिर से एक मैप बनाएंगे और आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कौन सा है, अब हम इसको देखें, आप यहाँ पे लाइन खींचिए और अब हम यहाँ पे लिखेंगे वेस्ट बंगाल और यहां आप लिखेंगे ईस्ट बंगाल। अब आप यहां देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज कहां पर गए पार्टीशन के बाद। तो अब आप यहां लिखेंगे वेस्ट बंगाल के अंदर यहां आया, सबसे पहले आप ईस्ट बंगाल का लिख दीजिए क्योंकि बहुत आसान है। आसान कैसे कि इसके अंदर ईस्ट बंगाल तो एज इट इज आएगा ही आएगा, प्लस जो असम का पार्ट है, एक सेकेंड, प्लस जो असम का पार्ट है वो यहां आएगा। तो ये 2 पार्ट जो है ईस्ट बंगाल का जो है हिस्सा बने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो इसकी कैपिटल है वो कौन सी बनी, तो जो इसकी कैपिटल है वो बनी यहां ढाका। जो आज का ढाका है बांग्लादेश की कैपिटल है, तो वो यहाँ पर ढाका जो है उसकी कैपिटल बनी। नेक्स्ट जब मैं बात करती हूँ एरियाज की कि वेस्ट बंगाल के अंदर कौन से एरियाज आए, तो यहाँ पर सबसे पहले वेस्ट बंगाल तो आएगा ही, एज इट इज आप लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा बिहार, तो बिहार आप लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, तो आप वो लिखेंगे पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट यहां पर क्या आएगा अगर मैं बताऊं, यहां पर उड़ीसा। तो ये पार्ट जो है बनते हैं किसका, वेस्ट बंगाल का। अब यहां पे हम इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल किसे बनाया गया, वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है बनाया गया कैलकाटा को। कैलकाटा को जो है वेस्ट बंगाल की कैपिटल बनाया गया। अब आप यहाँ पे इनमें फर्क क्या है, जो हमने पीछे भी देखा था वही फर्क यहाँ पर है। वो फर्क आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो वेस्ट बंगाल है वो यहाँ पर था हिंदू मेजॉरिटी एरिया, हिंदू मेजॉरिटी एरिया। और वहीं पर जब हम बात करते हैं ईस्ट बंगाल की तो ये था मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। तो ये फर्क था यहाँ पर दोनों एरियाज के अंदर। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि पहले का जो अर्ली बंगाल है, जो पार्टीशन से पहले का बंगाल है, वो कैसा दिखता था। वहां की पॉपुलेशन के बारे में आप समझ गए होंगे कि हिंदू मुस्लिम साथ रहते थे, बट पार्टीशन के बाद वो किस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ और वहां की जो पॉपुलेशन है वो भी डिवाइड हो गई धर्म के आधार पर। तो ये यहाँ पर फर्क है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब रीजन हमने बात कर रहे थे कि डिवाइड एंड रूल की जो है उनकी पॉलिसी थी कि हम जो है डिवाइड कर देंगे। और क्या रीजन थे बंगाल को विभाजन करने के लिए, और ये रीजन था कि जो नेशनलिज्म के जो आइडिया आ रहे थे, जैसे कि कहा जाता है कि बंगाल जो है ना पॉलिटिकल एक्टिविटीज का गढ़ था, वहीं से जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज का राइज होता था। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है राजा राम मोहन रॉय हो गए और यहाँ पे कितने सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे जो यहीं से जन्मे थे। यहाँ के जो लोग हैं वो काफी पढ़े लिखे थे और यहीं से सारी की सारी अपराइजिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो इसीलिए लोग चाहते थे कि जो ये बंगाल है ना, हम अगर इसको यहाँ पे विभाजित कर देंगे तो आधे जो लीडर्स है वो उधर चले जाएंगे, आधे उधर चले जाएंगे, जिससे जो उनकी यूनिटी है वो टूट जाएगी।
तो सबसे एक जो हमने सेकंड रीजन पढ़ा वो ये था कि जो नेशनलिज्म है उसको उन्हें कंट्रोल में लेकर आना था। नेक्स्ट जो रीजन था वो यहाँ पर ये था कि मुस्लिम एलीट जो लोग हैं, यानी मुस्लिम एलीट लोग से जो मुस्लिम का एक ऊंचा वर्ग है उसको जो है हम कन्वेंस कर लेंगे यहाँ पर कि आप पार्टीशन करा लीजिए। पार्टीशन करा लोगे तो आपको एक ऐसा एरिया मिल जाएगा जहाँ पर आप बहुमत में होगे। अगर आप बहुमत में होगे तो आप उन अधिकारों को ले पाएंगे जिससे आप इतने टाइम से वंचित रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स मुस्लिम को जो है अपनी तरफ करना चाहते थे और वो इसमें कामयाब भी हुए। कैसे? क्योंकि जो है यहाँ पर ब्रिटिशर्स मुस्लिम का सपोर्ट ले लिए बट हिंदू ने सपोर्ट यहाँ पर नहीं किया। बट देखा जाए तो मुस्लिम ने भी सपोर्ट यहाँ क्यों किया? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है फूट डालने में कामयाब हो गए क्योंकि उन्हें यहाँ पर जो है मुसलमान का सपोर्ट मिल गया था। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि जो पार्टीशन है उसका एम बेसिकली क्या था। अब क्या निकलता है इसका एम? इसका एम ये निकलता है कि हमें जो है पार्टीशन असल में प्रशासन के आधार पर नहीं, इसका रियल मोटिव क्या है कि हमें धर्म के आधार पर बांटना है लोगों को, और वो धर्म के आधार पर लोगों को यहाँ बांट भी देते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो है कर्जन, क्योंकि उन्हें चाहिए था मुसलमानों का सपोर्ट, तो वो यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए क्या करते हैं, वो ढाका जाते हैं। ढाका जाकर वो यहाँ पर स्पीच देते हैं मुसलमान को। वो मुसलमानों को कहते हैं कि आप जो है ना साथ दीजिए हमारा इस पार्टीशन के अंदर। अगर आप पार्टीशन के अंदर हमारा साथ देंगे तो इससे क्या होगा, हम ढाका को आपकी कैपिटल बना देंगे। अब यहाँ पर अगर ये आपकी कैपिटल बन जाएगी तो आप यहाँ पर क्या होगा, जो मुसलमान है वो मेजॉरिटी में हो जाएंगे, वो 18 मिलियन हो जाएंगे, और जो हिंदू हैं वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे जिनकी संख्या सिर्फ 12 मिलियन होगी। तो इस तरीके से वो यहाँ पे लुभाते हैं मुसलमानों को, और मुस्लिम्स जो है यहाँ पर खुश हो जाते हैं कि ठीक है भाई, अगर हमारा मेजॉरिटी में एरिया होगा तो जिन अधिकारों से हम वंचित रहे हैं उनको हम ले पाएंगे, यहाँ पर हम अपने तौर तरीके से जी पाएंगे, अपनी तौर तरीके से अधिकारों को बना पाएंगे। तो ये यहाँ पर ब्रिटिशर्स की चाल थी जिसके अंदर मैं कहूँ तो यहाँ पर मुस्लिम्स जो है फंस जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि पार्टीशन जो है वो एक बढ़िया डील निकला यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए, तो उन्होंने कोई रेजिस्ट नहीं किया। रेजिस्ट यहाँ कौन कर रहे थे, बेसिकली जो हिंदू हैं वो रेजिस्ट करते हैं कि हमें जो है धर्म के आधार पर आप मत बांटो। तो यहाँ पर ये फर्क था। अब होता क्या है, जो पार्टीशन की न्यूज़ है वो दिसंबर 1903 तक जो है फैलने लग जाती है, यानी कि अब जो प्रस्ताव रखा है, अगर बातें हो रही है पार्टीशन की तो उड़ती उड़ती खबर तो जाएगी ही, और उड़ते उड़ते खबर जो है लोगों के कानों में पहुंच जाती है, और जैसे ही खबर ये लोगों को मिलती है तो लोग जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही न्यूज़ आती है लोग मीटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 50,000 पैम्पलेट जो है छपते हैं जिनमें बात की जाती है कि क्यों पार्टीशन बुरा है और पार्टीशन को हमें क्यों नहीं होने देना। तो आप देख सकते हैं कि 50,000 पैम्पलेट छप चुके थे, जब तक कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं की गई है कि कोई पार्टीशन होने वाला है। तो लोगों को पार्टीशन का इतना डर था कि पार्टीशन हम होने नहीं देंगे, उसके होने से पहले ही हम जो अपना रेजिस्टेंस जो है वो दिखाना स्टार्ट कर देंगे, और लोग जो है इस काम में लग जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि कुछ लीडर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के अंदर रोल प्ले किया। जैसे कि मैं बात करूँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्रा एंड पृथ्वीश चंद्र रे, तो इन्होंने यहाँ पर जो है अपनी जनरल्स जैसे कि हितावदी, संजीवनी, बंगाली, इनके अंदर पार्टीशन के खिलाफ लिखना स्टार्ट किया, लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया, क्योंकि लोग उनके जो ये जनरल्स हैं उनको पढ़ते थे। उन्होंने बताया यहाँ पर कि पार्टीशन क्यों बुरा है, पार्टीशन को हमें क्यों नहीं होने देना। तो ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने जनता को जेन्युइनली जो है उस टाइम पर जागरूक किया कि अगर आप अभी नहीं जागे, आपने अभी से नहीं होने दिया तो ये जो है होकर ही रहेगा। तो यहाँ पर ये जो लीडर्स है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर पेटिशन भेजी जाती है गवर्नमेंट को। अगर मैं बात करूं तो 69 पेटिशंस जो है गवर्नमेंट को भेजी जाती है, जिसमें 70,000 लोगों के साइन कराए गए थे, हस्ताक्षर कराए गए थे। इसका क्या मतलब है कि इस पेटिशन में ये लिखा हुआ था गवर्नमेंट को कि आप जो है पार्टीशन को मत होने दीजिए, पार्टीशन गलत है। अब 69 पिटीशन तो भेज दिया, अगर उस पर 70,000 लोगों के साइन है तो इसका क्या मतलब है कि 70,000 लोग ये चाहते हैं कि हम पार्टीशन को नहीं चाहते। तो यहाँ पर इसका साफ साफ ये मतलब है, जिससे गवर्नमेंट को पता चले कि लोग जो है पार्टीशन के हित में नहीं है। आप मेजॉरिटी को देखो, आप मेजॉरिटी पे जाओ कि कई लोग पार्टीशन को नहीं चाहते।
अब यहीं पे ही होता क्या है कि जो बिग जमींदार थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर भी हिंदुओं का साथ नहीं दिया, अगर मैं बात करूं हिंदू मुस्लिम, जो भारत की जनता है उसका साथ नहीं दिया, वो भी बंगाल की पार्टीशन की न्यूज सुन के जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं और जो कांग्रेस के लीडर्स होते हैं उनका साथ देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम भी पार्टीशन नहीं होने देंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो बड़े जमींदार है वो भी यहाँ पे जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनका साथ देते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1903 से 1905 के बीच में बहुत सारी मीटिंग्स होती है, बहुत सारे जनरल छपते हैं कि पार्टीशन तो किसी भी हालत में हमें नहीं होने देना। तो ये दिखा रहा था लोगों का रेजिस्टेंस कि आप जो कर रहे हैं ना वो बहुत गलत है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे होता क्या है कि जो बंगाल को डिवाइड हमें करना है, कि बंगाल का जो हमें पार्टीशन करना है, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाती है 19 जुलाई 1905 में। यानी कि अभी डेट नहीं बताई गई है कि हम पार्टीशन किस दिन करेंगे, बट अब जो है जो न्यूज़ है आपको हवा में उड़ती उड़ती मिल रही थी कि अच्छा पार्टीशन होगा, पार्टीशन नहीं होगा, तो लोग कहीं ना कहीं जो कोई ऐसा सोच रहा होगा ना, नहीं नहीं ये तो उड़ती उड़ती खबर है, ये तो सच है ही नहीं। अब लोगों को ये पता चल गया था कि नहीं, ये जो न्यूज़ हमें मिली थी ये सच है और पार्टीशन जो है सच में होने वाला है। और यही होता है। अब हम देखेंगे कि जैसे ही पार्टीशन की न्यूज़ लोगों को मिली, जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद से जो लोग मीटिंग्स कर रहे थे, जो जनरल छप रहे थे, उसमें एकदम से इतनी तेजी की स्पीड आ गई कि लोगों ने बहुत धड़ल्ले से जो है रेजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब इसी के साथ हम देखेंगे कि जैसे ही ये न्यूज़ मिलती है तो 7 अगस्त 1905 को यहाँ पर बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है। बॉयकॉट रेजोल्यूशन से यहाँ पर ये मतलब है कि कहा जाता है कि अगर आप पार्टीशन करेंगे ना तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स के सामान हैं, जो फॉरेन वस्तुएं हैं, उनका बायकॉट करेंगे और हम यहाँ पर स्वदेशी अपनाएंगे। यानी कि यहीं से शुरुआत हो जाती है स्वदेशी मूवमेंट की, कि हमें जो है बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स के सामानों को यूज नहीं करेंगे, ना खरीदेंगे, हम खुद के सामान बनाएंगे और हम यहाँ खुद को जो है आगे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे बायकॉट रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जो स्वदेशी मूवमेंट है ऑफिशियली 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट कर दिया जाता है। अब स्टार्ट कर दिया गया, बट इसका कुछ रीजन तो होगा कि क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं चलो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी कि हाँ भाई पार्टीशन हम करेंगे, बट लोगों को मन में ये लगा कि भाई क्या पता जो हम इतने यहाँ पे मीटिंग्स कर रहे, इतना रेजिस्ट कर रहे, क्या पता वो मान जाए। पर हद जब हो जाती है, जब 1 सितंबर को जो गवर्नमेंट है तारीख भी दे देती है पार्टीशन की, वो कहती है कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है हम पार्टीशन करेंगे, सब रेडी रहना। अब उन्होंने तो ये बोल दिया और अब इतना रेजिस्ट करने के बाद भी लोगों कुछ नहीं कर पाते और जो है पार्टीशन होके रहता है। और अब यहाँ पर 16 अक्टूबर 1905 वो दिन था जिसको लोगों ने शोक दिवस की तरह मनाया और इस दिन जो है बंगाल का पार्टीशन हो जाता है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट, ये बंगाल के पार्टीशन के टाइम पे जो फीचर्स है ना वो एग्जामिनेशन में आते हैं कि जो मूवमेंट है इसके फीचर्स क्या थे। तो आप इन फीचर्स को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लोगों ने जिस दिन शोक दिवस मनाया, यानी जिस दिन 16 अक्टूबर को यहाँ पर बंगाल का पार्टीशन हो गया, तो लोगों ने अपने घर के चूल्हे नहीं जलाए, यानी कि उन्होंने खाना नहीं बनाया, उन्होंने फास्ट रखे। अब ये वाला जो फीचर है, या इसके बाद अब जो मैं फीचर्स बोलूँगी, ये वाले फीचर्स आपको किसी और आगे आने वाले आंदोलन के अंदर नहीं दिखाई देंगे। उन्होंने फास्ट रखा, उन्होंने खाना नहीं बनाया, उन्होंने पैदल चला, उन्होंने शांतिपूर्वक हड़तालें निकाली। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो कितने लोगों की यहाँ पर भीड़ जमा है और वो शांति से यहाँ पे हड़ताल निकाल रहे हैं, बिल्कुल पीसफुली ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हम में से कितने लोग थे जो पार्टीशन नहीं चाहते थे और हम यहाँ पे कितना बुरा फील अभी कर रहे हैं, पर आपने फिर भी जो है हमारी बात को, हमारी फीलिंग्स को नहीं समझा। तो यहाँ पर वो हड़ताल करते हैं। इसी के साथ यहाँ क्या होता है, लोग वंदे मातरम गाते गाते हुए यहाँ हड़तालें करते चलते हैं। यहाँ पे लोग जा रहे हैं, वो वंदे मातरम जो है यहाँ पर इसको बोलकर चलते हैं। इसी के साथ लोग जो है गंगा में डुबकी लगाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, ये पाप हुआ है हमारे साथ, और वो गंगा में डुबकी लगाते हैं। ये फीचर भी आपको इसके अलावा किसी और भी आगे आने वाले आंदोलन में नहीं दिखाई देगा। इसी के साथ यहाँ पर लोग जो है
जो हिंदू मुसलमान हैं उनमें से जो पार्टीशन नहीं चाहते थे वो एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधते हैं। वो राखी क्यों बांधते हैं? वो ये दिखाना चाहते थे ब्रिटिशर्स को कि जो आपने पार्टीशन तो कर दिया, पर आप पार्टीशन करके हमारी जगह, हमारे एरिया को तो विभाजित कर सकते हो, बांट सकते हो, पर जो हमारी यूनिटी है उसको कैसे बांटोगे? तो वो यहाँ पर राखी बांध के अपनी यूनिटी को दिखाते हैं कि आप बेशक बंगाल विभाजित हो चुका है पर फिर भी हम लोग जो है साथ हैं, एकजुट हैं। तो ये फीचर्स थे बेसिकली बंगाल पार्टीशन के। अब बंगाल का तो पार्टीशन हो गया, अब इसके साथ बंगाल का जैसे ही पार्टीशन होता है तो जैसे कि कुछ लीडर्स लाइक आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग कराते हैं। अब इन मीटिंग की खास बात क्या थी? इस मीटिंग की खास बात ये थी कि इस मीटिंग के अंदर जो है ना 50 से 75 हजार लोग आए। आज से पहले जो मीटिंग हुई थी ना उसके अंदर इतने लोग कभी नहीं आए थे। तो इसका फीचर ही ये है कि इसके अंदर पार्टिसिपेट किया 50 से 75 हजार लोगों ने। और इस मीटिंग की सबसे बड़ी एक खास बात ये थी कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई वो अपने आप में ही बहुत अनोखी है। यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो प्रेसिडेंट बनते हैं अब्दुल रसूल, वो यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं। वो अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि जो चीज़ 50 से 100 सालों के बीच में हम नहीं कर पाए, जो चीज़, जो यूनिटी जो है हम 50 से 100 सालों के बीच में नहीं लेकर आ पाए, वो सिर्फ स्वदेशी आंदोलन या सिर्फ बंगाल के पार्टीशन ने 6 महीने में कर दिखाया। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की वजह से एक ऐसी यूनिटी देखने को मिली जो कि 50 से 100 सालों के बीच में कभी देखने को नहीं मिली थी। और वो कहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन या जो हमारा बंगाल का विभाजन हुआ है उसने हमें ये फल दिया है, तो हम इसे फल के रूप में देखेंगे। तो ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर अब्दुल रसूल के द्वारा बोली जाती है और ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो बॉयकॉट हुआ तो किसने कहाँ पर जो है इस बॉयकॉट को लीड किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट कहाँ चल रहा है, अगर मैं आपसे बात करूँ स्वदेशी मूवमेंट जो इस टाइम पर है वो बंगाल में चल रहा है। बट जो लीडर्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, वो ये नहीं चाहते थे कि जो बंगाल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है वो सिर्फ एक बंगाल तक सीमित रहे। वो चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है, जो ये आंदोलन है ना, ये पूरे भारत तक फैले, भारत के लोगों को पता चले कि किसी जगह इतना गलत हो रहा है तो वो भी साथ दे, वो भी हमारे साथ एकजुट हों। तो इसीलिए जो लीडर्स हैं वो इस जो मूवमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए जाते हैं दूसरे एरियाज में। जैसे अगर मैं बात करूं, तिलक ने इस मूवमेंट को जो है प्रमोट किया पुणे और बंगाल के अंदर। जब मैं बात करती हूँ अजीत सिंह की और लाला लाजपत राय की, तो उन्होंने पंजाब के अंदर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। बिपिन चंद्र पाल की जब मैं बात करती हूँ तो उन्हें साउथ इंडिया के अंदर उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो ऐसे ऐसे जो लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ पे बढ़ाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने बात की, तिलक ने पूना और बॉम्बे के अंदर इसको आगे बढ़ाया। जब मैंने अजीत सिंह और लाला लाजपत राय की बात की तो उन्होंने पंजाब के अंदर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। जब मैं मद्रास की बात करूंगी तो चिदंबरम पिल्लई ने जो है इसे आगे बढ़ाया। और जब मैं दिल्ली की बात करूंगी तो सैयद हैदर रेजा खान ने इसे आगे बढ़ाया। और जैसे कि हमने बात की, बिपिन चंद्र पाल ने जो है इसे साउथ इंडिया के अंदर जो है प्रमोट किया। जैसे कि अब हम इस मैप के अंदर भी इसको देख सकते हैं। अगर आप इसको देखें, हमने बात की मद्रास की, मद्रास के अंदर चिदंबरम पिल्लई ने इसे आगे बढ़ाया। हमने दिल्ली की बात की थी तो दिल्ली के अंदर सैयद हैदर रेजा। जब मैंने बात की थी महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के अंदर जो तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने आगे बढ़ाया। जब मैं अगर बात करती हूँ यहाँ पर बंगाल की, बंगाल वाले एरिया की, तो यहाँ पर कौन प्रमोट करता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, कृष्ण कुमार मित्रा हो गए, पृथ्वी चंद्र रे हो गए, अरविंद घोष हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए। ये सब जो वो लोग हैं ना, इन्होंने बंगाल के अंदर इसको काफ़ी प्रमोट किया। अब इसी के साथ यहाँ पे हमने समझा कि किस किसने कहाँ पे इसे प्रमोट किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बॉयकॉट किस किस चीज़ का हुआ। हमने ये तो देखा कि यहाँ पर बॉयकॉट कर दिया गया था जो विदेशी सामान है उनका, बट यहाँ पे सिर्फ विदेशी सामानों का बॉयकॉट नहीं किया गया, विदेशी सामानों के साथ और भी चीज़ों का यहाँ बॉयकॉट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट टाइटल्स और गवर्नमेंट जॉब्स। एक सेकेंड,
यानी कि लोगों ने यहाँ कहा कि सिर्फ आप यहाँ पर बाइकआउट इस चीज का ना कीजिए कि यहाँ पर आप सामानों को बाइकआउट कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो भी तो ब्रिटिशर्स ही है ना, आप उनकी जो कोर्ट हैं, जो उनके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको भी बाइकआउट कीजिए। आपको ब्रिटिशर्स को ऐसा बना देना है कि वो काम ही ना कर पाए, वो अनवर्केबल हो जाए। तो यहाँ पर इस चीज को प्रमोट किया जा रहा था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वुमेन्स जो है उनको कहा गया यहाँ पर कि आप जो है जो फॉरेन से चूड़ियां आती हैं आप उन्हें ना पहने, फॉरेन से जो बर्तन आते हैं आप उन्हें ना यूज करें। यहाँ पर प्रीस्ट क्या करते हैं, जो फॉरेन से यहाँ पर शुगर आती थी उसको खाने से मना करते हैं। वो कहते हैं हम जो फॉरेन से शुगर आते हैं हम उसे नहीं खरीदेंगे। इसी के साथ जो वॉशरमैन है, जो धोबी है, वो यहाँ ये कहता है कि अगर कोई मुझे फॉरेन के क्लोथ धोने के लिए देगा, फॉरेन के कोई कपड़े धोने के लिए देगा, तो मैं उसे नहीं धोऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ब्रिटिशर्स की जो वस्तुएं हैं उनका बॉयकॉट किया जा रहा था। तो ये जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि फीचर्स क्या क्या है। इसी के साथ पब्लिकली जो है जो वस्तुएं हैं, फॉरेन क्लोथ्स हैं, फॉरेन गुड्स हैं, उनको जो है पब्लिकली बंद किया जा रहा था। तो ये सारे फीचर्स हैं कि यहाँ पर ये किया जा रहा था स्वदेशी मूवमेंट के अंदर। अब यहीं पर जो है अश्विनी कुमार दत्ता जो है यहाँ पर स्वदेशी बांधव समिति को लेकर आते हैं। अब जो स्वदेशी बांधव समिति है अगर हम देखें तो इसकी 159 ब्रांचेस थी। यानी कि अब ये समिति क्या थी, अगर मैं बात करूं बाद में तो ये समिति जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो गई थी। बट जब ये इनिशियली आई तो इसकी 159 ब्रांचेस का काम ये था कि लोगों को यहाँ पर हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई फेमाइन वगैरह कुछ आ रहा है तो ये लोगों के पास जाएंगे, उन्हें हेल्प करेंगे कि भाई आपको कुछ ज़रूरत है, उनको कोई भी नीड है तो उनको राहत पहुंचाएंगे। इसी के साथ वो यहाँ पर स्वदेशी को प्रमोट करते थे कि आप स्वदेशी सामान बनाइए, फॉरेन गुड्स ना खरीदे। तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग देते थे, क्राफ्ट की ट्रेनिंग देते थे यहाँ पे स्कूल्स, कोर्स वगैरह कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पर काम किए जा रहे थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अपने जो इंडिया का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर फेस्टिवल लेकर आए जाते हैं। अगर जैसे मैं बात करूँ जो गणपति फेस्टिवल है उसको 1883 के अंदर तिलक ने बॉम्बे के अंदर स्टार्ट किया था। ऐसे ही शिवाजी फेस्टिवल को भी 1886 के अंदर तिलक ने स्टार्ट किया था बॉम्बे में। बट क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट 1905 में चल रहा है तो लोगों के अंदर और यूनिटी लाने के लिए इन फेस्टिवल्स को बंगाल में भी मनाया जाता है। तो जो तिलक के जो ये फेस्टिवल्स हैं इनको बंगाल में बनाया गया। अब इसी के साथ अब कई लोग हैं जो पॉलिटिकली इतना इन्वॉल्व नहीं होते, तो उनको यहाँ किस तरीके से जो है पॉलिटिकली इन्वॉल्व किया गया। उनको यहाँ पर फोक्स जो हैं यानी कि जो हमारे लोक नृत्य होते हैं, जैसे आपने रामलीला देखी होगी, यहाँ पर होती है, रामायण वगैरह यहाँ चलाई जाती है। तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि वो एक नाटक करते हैं, नाटक के थ्रू आपको बताते हैं कि हमारे इतिहास के अंदर कुछ ऐसा रहा था। तो आपको जब करके दिखाते हैं तो आप समझ जाते हो। तो मतलब कि वो ड्रामा आपको जब ऐसा करके दिखाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो लोक नृत्य है, लोक थिएटर है, लोक ड्रामा है, उसके थ्रू आपको बताया जा रहा था कि जो स्वदेशी मूवमेंट है उसके अंदर आपको करना क्यों है। ये भी बताया जा रहा था कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट क्यों किया गया। तो इस तरीके से लोगों को विजुअली जो है सारी चीजें बताई जा रही थी। तो ये इसका एक और फीचर है। इसी के साथ यहाँ पर सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति की बात की जा रही थी। यानी कि कहा जा रहा था कि आत्मनिर्भर बनिए, आप अपने सामान बनाइए, आप फॉरेन गुड्स को बायकॉट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉरेन गुड्स अगर बायकॉट नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास अपना सामान ही नहीं है, अगर आप अपना सामान ही नहीं बनाते, तो इन द एंड आपको जब जरूरत पड़ेगी तो फॉरेन गुड्स को खरीदना ही पड़ेगा। बट यहाँ कहा गया कि आप अपना सामान बनाइए और आत्मनिर्भर बनिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि जब आत्मनिर्भर बनने की बात की गई तो लोग आगे बढ़ते हैं। वो अपनी पंखी की शॉप हो गई, यहाँ पर ये सारे के सारी चीज़ें लेकर आते हैं जिन पे स्वदेशी स्टिकर्स वगैरह छपे थे। अगर मैं बात करूँ जैसे माचिस हो गई, उस पर अलग से लिखा है कि स्वदेशी है, बाय स्वदेशी। जैसे यहाँ लिखा है कि बाय स्वदेशी, क्या स्वदेशी खरीदिए। तो एक लोगों को बताया जा रहा है कि जिस पे अगर ऐसे स्टिकर है, जो इस पे ऐसी कोई चीज़ लगी है, तो लोग समझ जाएंगे कि ये जो सामान है ना ये हमारा है और हमें ये खरीदना है, हमें फॉरेन का सामान नहीं खरीदना।
तो इस तरीके से बताया जा रहा था। जैसे ये माचिस है, तो ये लोगों ने अपनी स्वदेशी माचिस बनाई गई ताकि जो लोगों की जरूरत है तो वो अपनी माचिसों से करेंगे, ना कि फॉरेन से जो चीज आती है आप उसको खरीदो। आप अपनी खरीदो ना, अगर हम अपने देश में बना रहे हैं तो आप उन चीजों को खरीदिए। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, जो कपड़ा उद्योग है तो उस पे भारत माता की फोटो लगाई जा रही थी कि आप देखिए, आपको वस्त्र खरीदने हैं तो आप यहाँ से खरीदिए, आप खादी खरीदिए, आप फॉरेन क्लोथ्स ना खरीदिए। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ बात करूं तो स्वदेशी मूवमेंट जो है उसमें के अंदर साथ में जो सोसाइटी है, जो विलेज लेवल पे जो चीजें हैं वहां पे भी चीजों को बहुत प्रमोट किया जा रहा था। साथ में यहाँ कहा जा रहा था कि अगर कोई सोसाइटी है वहां पर कोई बेकार चीज है तो हमें उनको ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जैसे विलेज लेवल पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, अर्ली मैरिज होती थी, डॉरी सिस्टम था, अल्कोहल कंजम्पशन था, इस सब चीजों को हटाया जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि विलेज लेवल पर भी चीजें प्रमोट की जा रही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक सेकेंड में पानी पी लूं। अब यहीं पर हम देखेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर जो है नेशनल एजुकेशन को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि हम जो है वो नेशनल के जो नेशन के स्कूल्स है उनको ओपन करेंगे, और यहाँ पे बच्चों को प्रमोट किया जाता है कि आप जो हम नेशन के अंदर जो हम नेशनल स्कूल्स खोल रहे हैं आप उनको उनके अंदर आकर पढ़िए। उनके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हम वहां पर जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी आपकी लोकल लैंग्वेज के अंदर पढ़ाएंगे। जैसे ही वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात की जाती है, उनको उनकी मातृभाषा के अंदर पढ़ाने की बात की जाती है, तो बच्चों के अंदर एक उत्साह आ जाता है। उत्साह कैसा? क्योंकि इससे पहले उन्हें जाके अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ते तो उन्हें किसके अंदर उन्हें पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश के अंदर। बट अगर उन्हें इंग्लिश आती ही नहीं है तो वो कैसे जो है सब्जेक्ट को समझेंगे। पर अगर उनको मातृभाषा के अंदर पढ़ाया जाता है तो बहुत अच्छे से जो है समझ पाएंगे और चीजों को जो है बहुत अच्छी तरीके से बहुत आगे बढ़ पाएंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे वर्नाकुलर की लैंग्वेज की बात करते ही जो है बच्चे जो है स्कूल में आना स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो स्वदेशी मूवमेंट है उसने यहाँ पर बात की कि आप जो है आत्मनिर्भर बनिए। जैसे ब्रिटिशर्स की अपनी इंडस्ट्रीज हैं वो आपको गुड्स प्रोवाइड करती है, तो भारतीयों को क्या करना चाहिए, उनको अपनी खुद की इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए ताकि वो अपने खुद के गुड्स बना पाए। एंड ऐसा ही होता है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज बनती है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स बनती है, यानी कि इंडिया के अंदर खुद के कपड़ा उद्योग बनते हैं। यहाँ पर सोप इंडस्ट्रीज बनती है। इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो खुद के बैंक, इंश्योरेंस, ये सारी चीजों को जो है खोलते हैं। इसी के साथ जब ये सारी चीजें खुद के बिजनेस इंडियन स्टार्ट करे थे तो इसमें से कुछ जो है सक्सेसफुल होके भी निकलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है यहाँ पर बंगाल के अंदर केमिकल फैक्ट्री खोली थी आचार्य पीसी रे ने, और ये जो है आगे जाके बहुत फेमस होती है। तो ये एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमने जब स्वदेशी को अपनाया, हम आत्मनिर्भर हुए, तो उससे जो है हमें सक्सेस भी मिली। अब यहीं पे क्या होता है, स्वदेशी मूवमेंट के अंदर जो कल्चरल इंपैक्ट है, कल्चर को प्रमोट किया जाता है। कैसे प्रमोट किया जाता है, यहाँ पे देशभक्ति गीत लिखे जाते हैं कवियों के द्वारा। अगर मैं बात करूं कौन से कवि, तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, रजनीकांता सेन हो गए, इनके नाम काफी इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ द्विजेंद्र रे हो गए, मुकुंद दास और सैयद अबू मोहम्मद जैसे यहाँ पे पॉइंट निकलते हैं। वो देशभक्ति गीत लिखते हैं और देशभक्ति गीत लिख के वो लोगों के मन में उत्साह को पैदा करते हैं और बताते हैं कि आप देखिए जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारे रीति रिवाज हैं वो कितने भव्य हैं, वो कितने अच्छे हैं, आप उन्हें अपनाइए। तो देशभक्ति गीत के थ्रू जो है लोगों को यहाँ जागरूक किया जाता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो यहाँ पर अमार सोनार बांग्ला लिखते हैं, जो कि आज के टाइम पे बांग्लादेश का जो है नेशनल एंथम है और इसे आज भी वहां पर अपनाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो उस टाइम पे कवि हैं, राइटर हैं, उनकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट जो है कितना प्रमोट किया जाता है। इसी के साथ मैं यहाँ बात करूंगी कि जो बच्चे हैं, अब बच्चों का आप स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बताना स्टार्ट कर दोगे तो उन्हें नहीं समझ आएगा। तो उनके लिए यहाँ पर जो फोक है, लोक नृत्य हो गए, ड्रामा हो गए, या फिर कहानियों के जरिए, यहाँ पर कहानियां, लिटरेचर जो है उसके जरिए भी चीजों को स्टार्ट किया जाता है। जैसे अगर मैं बात बताऊं तो ठाकुर मार झूली जो है ये कुछ कहानियां थी जिसको दक्षिणा रंजन रे ने लिखा था, दक्षिणा रंजन मित्र मजूमदार। तो ये यहाँ पर इन कहानियों को लिखते हैं और इन कहानियों के अंदर वो बच्चों को जो है
स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, उनका जो ट्रेडिशन है उसके बारे में कहानियों के जरिए बताते हैं, जिससे जो है बच्चे कहानी सुनकर इस चीज को, जो करंट सिनेरियो हो रहा था, उससे रिलेट कर पाते हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो पेंटर्स हैं वो भी स्वदेशी मूवमेंट को बहुत प्रमोट करते हैं। कैसे प्रमोट करते हैं? वो पेंटिंग्स बनाती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं सरस्वती माता जी की पेंटिंग हो गई, यहाँ पर भारत माता की पेंटिंग जो है बहुत फेमस होती है। भारत माता की पेंटिंग बनने के बाद अगर मैं बात करूं, जो स्वदेशी मूवमेंट है उसके अंदर अपनी एक बहुत उत्साह की भावना जाग उठती है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ बात करूं तो स्वदेशी मूवमेंट जो है उसके क्या कारण थे कि वो और आगे नहीं बढ़ पाया, या इस एक मूवमेंट की वजह से जो है हम स्वतंत्रता नहीं हासिल कर पाए, ये क्यों डिक्लाइन हो गया, तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। जब इतनी सारी चीजें हो रही है तो कहीं ना कहीं हम देखें तो 2 साल तक जो ब्रिटिशर्स है वो चुप हैं, वो शांति से देख रहे हैं कि अच्छा कुछ चीजें हो रही हैं, चीजें शांत हो जाएंगी। बट जब चीजें शांत नहीं हुई तो ब्रिटिशर्स के मन में ये आया कि जो पानी है अब वो सर से ऊपर जा चुका है, और अब जो है चीजों को हमें यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और यहीं पर वो कुछ स्टेप्स उठाते हैं। वो यहाँ क्या करते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, जो यहाँ पर जनरल छप रहे थे, जो भी गैदरिंग स्ट्राइक्स हो रही थी, उन सब पर बैन लगा देती है। वो मना करती है कि किसी भी टाइप की मीटिंग या कोई भी जनरल यहाँ पर नहीं छपेगा, और जो छापेगा या जो ऐसा कुछ करेगा जो हमने बैन किया है तो उसको जो है हम पनिश करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल है कि बरिसल के अंदर जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, और ये बात है 1906 की, और यहाँ पर एकदम से गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आते हैं, पुलिस आती है, ये सब आके क्या करते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको पनिश करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, जैसे कि आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं, जैसे आज के हमारे टाइम पे भी होता है। तो ऐसा ही व्यवहार कुछ किया गया होगा, तो आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं। अब जैसे ये पहला रीजन तो ये हो गया कि ब्रिटिशर्स ने इसे दबाया, ब्रिटिशर्स ने मारपीट से जो ये आंदोलन है, जो स्वदेशी मूवमेंट है, इसको रोकना चाहा। और क्या रीजन था? अगर मैं बात करूं जो इंटरनल फाइट थी कांग्रेस के अंदर, वो भी एक रीजन था जिसकी वजह से मूवमेंट आगे नहीं बढ़ पाया। अगर आपने सुना हो तो 1907 के अंदर होता क्या है, जो कांग्रेस है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। अब यहाँ पे होता क्या है, जो मॉडरेट थे वो हमेशा ये कहते थे कि आप क्या करें, आपको स्वदेशी मूवमेंट करना है तो आप क्या कीजिए, पिटीशन कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, बट आप ना सरकार के अगेंस्ट मत जाइए, आप उनसे शांति प्रिय पूर्वक बात कीजिए कि भाई आपने ना ये गलत कर दिया है, हम बॉयकॉट करें तो आप शांति से करो। बट यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट है ये कहते थे कि बॉयकॉट सिर्फ बंगाल तक हमें नहीं करना, बॉयकॉट करना है तो पूरे भारत में चीजों को करो। बट मॉडरेट यहाँ मना कर देते कि इससे क्या होगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना वो हमसे नाराज हो जाएगी, वो तो यहाँ छोड़ के चली जाएगी, फिर हमें कौन संभालेगा। तो ये कुछ ऐसी बातें थी, ऐसे डिफरेंस थे जिनकी वजह से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच जो है लड़ाई हो गई, और इसकी वजह से जो कांग्रेस है उसके अंदर एक इंटरनल फाइट होती रही। और आखिर में 1907 के अंदर जैसे ही कांग्रेस अलग हुई तो लीडर्स जो है वो भी बट गए, और स्वदेशी मूवमेंट की जो पकड़ है, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को पकड़ के रखा था, तो वो भी यहाँ पर छूट जाती है। अब मैं बात करूं और क्या रीजन थे, यहाँ पे होता क्या है कि ब्रिटिशर्स ने जो स्ट्रिक्ट एक्शन उठाए थे उन लीडर्स के खिलाफ जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के अंदर एक्टिवली रोल प्ले किया था। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो अश्विनी कुमार दत्त हो गए, कृष्ण कुमार मित्र हो गए, इनको जेल में डाला गया, इनके साथ बुरा व्यवहार हुआ। इसी के साथ तिलक की अगर मैं बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक को जो है यहाँ पे 6 साल की सजा सुनाई जाती है। यहीं पर अगर मैं बात करूं लाला लाजपत राय हो गए तो उनको भी यहाँ पर जेल में बंद कर दिया जाता है। इसी के साथ जो अरबिंदो घोष थे, बिपिन चंद्र पाल थे, उनको जो है पहले तो जेल में बंद किया जाता है, और उनको इतना टॉर्चर किया जाता है कि जब वो जेल से निकल के आते भी है ना तो वो दोबारा पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे, और वो पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनके साथ जब इतना बुरा व्यवहार किया गया तो यहाँ पे जो हमारे लीडर्स थे उनको जो है वो कहीं ना कहीं इस जो मूवमेंट है इससे पीछे हट जाते हैं, और कहीं ना कहीं मैं कहूं तो वो होते ही नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें कैद कर लिया था। तो किसकी लीडरशिप में अब ये मूवमेंट चलेगा? नेक्स्ट अगर मैं यहां बात करूं
और क्या रीजन थे? यहाँ पे जो स्वदेशी मूवमेंट है ना, उसके अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था। अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे लीडर्स हैं, बट क्या एक अकेला इकलौता लीडर है जो कि पूरे के पूरे मूवमेंट को कंट्रोल करेगा? नहीं। यहाँ पे किसी जगह कोई कर रहा है, किसी जगह कोई कर रहा है, और सबका स्वदेशी मूवमेंट को चलाने का तरीका अपना अपना है। तो यहाँ पे जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, कौन से लीडर के कहने पर चलना है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैं बात करूं तो बाद के टाइम में जब हम गांधी जी को देखते हैं, तो गांधी जी ने वो एक इकलौते लीडर थे, उनके नीचे सब आते थे, तो वहां पे चीजें आसान थी। गांधी जी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते थे कि आप ये करेंगे, आपको वो बाइकआउट करना है, तो आपको एक आइडिया था कि हमें जो है इसी लाइन के अंदर या इसी प्लान के थ्रू चलना है। बट यहाँ पे आपको कोई ऐसा आइडिया है नहीं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे होता क्या है कि मास मूवमेंट जो है उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ खो दी, क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है ना, जो एनर्जी आपके अंदर स्टार्टिंग में थी, ऐसा तो नहीं है ना वो एनर्जी पूरा टाइम तक चलती रहेगी। एक टाइम पे तो आकर आपकी जो एनर्जी है वो खत्म होगी, और धीरे धीरे लोगों के अंदर भी वो एनर्जी खत्म हो जाती है। तो ये रीजंस थे जिनकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट का डिक्लाइन हुआ। अब हमें यहाँ ये जानना है कि स्वदेशी मूवमेंट का डिक्लाइन तो हो गया, बट स्वदेशी मूवमेंट ने क्या हमें कुछ नहीं दिया? स्वदेशी मूवमेंट के क्या कुछ बेनिफिट नहीं थे? तो यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट के बहुत सारे बेनिफिट थे। उसने जो है हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर कंट्रीब्यूट की, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात करें तो जो स्वदेशी मूवमेंट है उसकी वजह से यहाँ पे प्रमोट किया स्वदेशी मूवमेंट ने इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को, यानी कि इंडियंस को प्रमोट किया कि वो खुद की इंडस्ट्रीज को खोले। वो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कपड़ा मिल खुली, साबुन की फैक्ट्री खुली, बैंक खुली, तो यहाँ पर केमिकल फैक्ट्री खुली, जैसी हमने बात की। तो लोग जो है ना प्रमोट हुए कि हम भी अपना जो है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री खोल सकते हैं, हम भी अपना जो है उद्योग, उत्पादन, इन सब में शामिल हो सकते हैं। तो पहला कॉन्ट्रीब्यूशन ये हुआ। नेक्स्ट मैं बात करूँ नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो है अपने नेशनल स्कूल कॉलेजेस खोले गए, और इसी के साथ वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाने की बात हुई। तो ये कंट्रीब्यूशन हमारे सामने निकल के आता है। इंडियंस के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया कि हम भी अपनी फैक्ट्रीज खोल सकते हैं, हम भी अपनी एजुकेशन को चला सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक कॉन्ट्रीब्यूशन दो निकल के आते हैं। इसी के साथ रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब आ गए थे, तो ब्रिटिशर्स के आने से हुआ क्या था, लोग जो है धीरे धीरे जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अपनाने लग गए थे। लोग धीरे धीरे भूलने लगे थे कि हमारे रीति रिवाज, हमारे ट्रेडिशन, हमारा कल्चर क्या है। बट जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट आता है, लोगों को बहुत जागरूकता मिलती है कि हमारा ट्रेडिशन तो हमें ये कहता था, हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर तो बहुत महान था। तो इस टाइप की जो भावना है लोगों के अंदर दोबारा से आना स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ पॉलिटिकल अवेकनिंग, लोगों के अंदर जो है अगर मैं बात करूं, एक चेतना जागती है कि क्या होते हैं हमारे राइट्स, क्या होता है गलत, क्या होता है सही। अगर कुछ गलत होता है तो किस तरीके से हमें उसका विद्रोह करना चाहिए। तो एक जो चेतना है लोगों के अंदर वो जागती है उनके राइट्स को लेके। नेक्स्ट मैं यहाँ बात करूंगी इमर्जेंस ऑफ न्यू लीडर्स। अब स्वदेशी मूवमेंट के बाद या स्वदेशी मूवमेंट के अंदर हमें कई लीडर्स देखने को मिलते हैं जो कि बाद में भारत की स्वतंत्रता के अंदर बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, अरबिंदो घोष हो गए, और भी बहुत सारे लीडर्स की हमने यहाँ बात की। नेक्स्ट मैं यहाँ बात करूंगी फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट को जब एक बार लोग जो है एक्सपीरियंस कर चुके थे, यानी कि लोगों को एक्सपीरियंस आ चुका था कि जो एक मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, मूवमेंट के अंदर हमें क्या क्या चीजें करनी होती है, जो हमारे लीडर्स हैं उनकी क्या क्या बातें माननी होती है। तो जब एक बार उनको एक्सपीरियंस आ चुका था, तो अब जो फ्यूचर में रिवॉल्ट होने वाले थे या फ्यूचर में जो मूवमेंट होने वाले थे, तो उन्हें पता था कि अब जो है हमें क्या करना है। एक एक्सपीरियंस उन्हें हो चुका था। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्यूचर वाले मूवमेंट होने वाले थे, तो उनको एक बैकग्राउंड का पता चल गया। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिविल डिसोबियंस हो गया, और इसी के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया। तो इन सब में सारी चीजों के अंदर यही स्वदेशी मूवमेंट ने बहुत हेल्प की, लोगों को एक एक्सपीरियंस दिया।
तो ये सारे कंट्रीब्यूशन थे अगर मैं बात करूं हमारे स्वदेशी मूवमेंट के। तो आई होप आपको ये जो क्लास है वो काफ़ी पसंद आई हो, आपने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको समझा हो। और अगर मैं बात करूं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये जो पूरा का पूरा सेशन है, पूरा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे इस स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, इसके फीचर्स पूछे जा सकते हैं, पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो लीडर्स हैं उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के अंदर यहाँ पर रोल प्ले किया, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हुई, तो इन सब के बारे में आप पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू।